बहुत स्वागत। सत्ता का महासंग्राम देखना शुरू कर चुके हैं आप। 2024 का लोकसभा चुनाव राजा दिग्विजय और महाराज सिंधिया के भविष्य को तय करेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजा और महाराज दोनों हारे थे। ऐसे में अब दोनों के लिए अपने अपने गढ़ बचाना बड़ी चुनौती है। राजा महाराजा दोनों वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन दोनों लोकसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। – 2024 का लोकसभा चुनाव एमपी की कुछ सीटों पर बेहद दिलचस्प होने वाला है। गुना और राजगढ़ सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राजगढ़ परंपरागत रूप से दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है। राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह 1984, 1989 और 1991 में लगातार 3 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। सालों बाद दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से गुना सीट से मैदान में हैं। अंतर बस इतना है कि वो इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मजे की बात तो ये है कि 2019 में दोनों को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि दिग्विजय सिंह को चुनाव में जीत मिलेगी। चाहे आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी हो, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी हो, इन दोनों लोगों ने भी राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता के साथ पारिवारिक रिश्ता कायम करते हुए हर दुख सुख में शामिल होने का काम किया है। तो जहां तक लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भारी बहुमत से राजगढ़ लोकसभा से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। सिंधिया ने यहां से 2002, 2004, 2009, 2014 में लगातार 4 बार जीत दर्ज की। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके ही समर्थक रहे बीजेपी प्रत्याशी केपी यादव ने 1.5 लाख वोट से चुनाव हरा दिया। चुनाव के नतीजों ने राजनीति के पंडितों को भी हैरान किया, लेकिन सिंधिया गुना से फिर से मैदान में है और बीजेपी का दावा है कि इस बार जीत उनके कदम चूमेगी। देखिए, गढ़ बचाने की चुनौती तो राजा दिग्विजय सिंह की है, कमलनाथ जी की है। छिंदवाड़ा बचा लें। दिग्विजय सिंह पहले भी हार चुके भोपाल से, और जहां तक सिंधिया जी की बात है, उनकी परंपरागत सीट है। वहाँ राजमाता साहब भी चुनाव लड़ने जीती, कैलाश माधव सिंधिया भी चुनाव लड़े जीते, और सिंधिया भी चुनाव लड़ रहे हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे। कुल मिलाकर 2 राज्यसभा में पहुंचे दिग्गज लोकसभा के चुनावी रण में उतर चुके हैं। दोनों के सामने गढ़ को बचाने की चुनौती तो है ही, साथ ही चुनौती पिछले लोकसभा चुनाव की हार को जीत में बदलने की भी है। ग्वालियर से न्यूज़ 18 के लिए सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सियासी मैदान और रिश्तों के बीच अजब जंग। बालाघाट लोकसभा सीट में ऐसा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट पर पत्नी पति को हराने के लिए वोट मांग रही है। क्यों? देखिए यह खास रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट में विदिशा लोकसभा सीट पर 33 साल बाद मामा बनाम दादा की अनोखी जंग देखने को मिलेगी। बालाघाट में दिलचस्प मुकाबला। सियासत में अनुभा मुंजारे के लिए धर्म संकट। विदिशा में मामा बनाम दादा की जंग। 33 साल बाद वही सीट, वही चेहरे। सियासत का अखाड़ा, दांव पर रिश्ते। सियासत का अजब रंग देखिए। चुनाव का टिकट मिला हो तो फिर कुछ भी उससे बड़ा नहीं, न परिवार, न नातेदारी, न दोस्ती। कुछ ऐसा ही धर्म संकट बालाघाट में कांग्रेस एमएलए अनुभा मुंजारे के सामने आ खड़ा हुआ है, जो उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। अनुभा अपने को चुनाव हराने के लिए वोट मांग रही हैं। चौंकिए नहीं, मामला कुछ ऐसा है कि अनुभा मुंजारे मौजूदा कांग्रेस एमएलए हैं और उनके पति कंकर मुंजारे बीएसपी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सीट से कांग्रेस ने सम्राट सरस्वार को उम्मीदवार बनाया है। अब कांग्रेस एमएलए के सामने दुविधा ये कि वे कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने के लिए वोट मांगे या अपना पत्नी धर्म निभाएं। हालांकि नेताओं की आखिरी लाइन यही होती है कि पार्टी सबसे ऊपर। अनुभा मुंजारे भी कुछ ऐसा ही करती नजर आ रही हैं। सियासत के मैदान में रिश्तों की अनोखी जंग है। अनुभा के संकट को देखते हुए उनके पति कंकर मुंजारे साफ कहते हैं कि वे पत्नी से समर्थन की उम्मीद नहीं रखते।
लेकिन चुनावी जंग में अपने विरोधी को हराना ही जीत माना जाता है। ऐसे में चुनावी नतीजों का असर पति पत्नी के बीच नई सियासी जंग ना छेड़ दे। रहेगी और चुनाव जीता है, भूल कर ईमानदार है, अभी बहुत गुणगान कर रही है। अभी ये सब लोग ऐसी करेंगे। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अन्ना जाके उनका कांग्रेस का प्रचार कर रही है, उस पर एक लाइन आती मैं ये बोलना चाहता हूँ। मैंने अन्ना मुंजारे को बोला हुआ है कि आप जो है कांग्रेस का प्रचार करना है खूब करो, लेकिन यहाँ से मत करो। मैं यहाँ से मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा घर है, और यहाँ पे आप भी रहोगी और जाके हमारे खिलाफ बोलोगी। हमारे खिलाफ बोलना मतलब हमारे विरोधी हो। इस घर में आप मत रहो चुनाव तक, 19 तारीख तक के आप कहीं जाके रहो और चुनाव प्रचार करो। अपनी बहन के यहाँ चलो, उनकी बहन यहाँ पे सजेशन दिया है, वहाँ जाके रहो। ऐसा ही एक और दिलचस्प मुकाबला विदिशा लोकसभा सीट पर भी है। यहाँ चुनावी लड़ाई मामा और दादा के बीच है। 33 साल बाद वही सीट, वही चेहरे फिर आमने सामने हैं। विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान योद्धा हैं, तो उनके खिलाफ चुनावी रण में उतरे हैं 2 बार के सांसद रहे प्रताप भानु शर्मा। 1991 उपचुनाव में शिवराज सिंह प्रताप भानु को हराकर पहली बार सांसद बने थे। अब 33 साल बाद मामा और दादा प्रताप भानु को दादा कहा जाता है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में है। विदिशा बीजेपी का गढ़ कहलाता है। क्या इस गढ़ में दादा यानी प्रताप भानु शर्मा सेंधमारी कर पाएंगे? बालाघाट में श्रीनिवास चौधरी और रायसेन से दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कहते हैं सियासत में न दोस्ती परमानेंट रहती है न दुश्मनी, लेकिन बात करेंगे उन 2 दोस्तों की जिनकी दोस्ती पर सियासत भारी है। लोकसभा चुनाव में दमोह के दंगल में बीजेपी के कैंडिडेट राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के उम्मीदवार तरवर सिंह लोधी चुनावी मैदान में हैं। 2018 में कांग्रेस से चुनाव जीतने वाले दोस्त अब लोकसभा चुनाव में कह रहे हैं, आ देखें जरा। दोस्ती पर सियासत भारी, सियासी मैदान में आमने सामने 2 दोस्त 2018 में एक साथ विधानसभा पहुंचे थे। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद बदल गई तस्वीर। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राहुल लोधी अब सांसद के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में। दमोह में राहुल लोधी और तरवर लोधी के बीच मुकाबला। दमोह में लोधी वोट तय करते हैं हार जीत। राहुल सिंह लोधी बीजेपी से उम्मीदवार, कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को मैदान में उतारा। इनकी दोस्ती के किस्सों के सियासी गलियारों में खूब चर्चे हुए। अब यही दोस्त सियासी दुश्मन बन चुके हैं और चुनावी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हैं। दमोह के दंगल में एक दूसरे को पटखनी देने को तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में ये दिलचस्प मुकाबला दमोह में हो रहा है। चुनावी मैदान में बीजेपी ने राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी पर दांव लगाया है और मुकाबला 2 यारों के बीच है। कांग्रेस से एक ईमानदार प्रत्याशी के रूप में जो मुझे पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा किया है, एक बेईमान और एक ईमानदार के बीच में ये चुनाव है। 1990 से हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता रहा है। 4 बार केंद्र में सरकार भी भाजपा की रही, लेकिन यहाँ पर दमोह लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रहते हुए कोई ऐसी सौगात नहीं दी कि जनता गर्व करे। मोदी की गारंटी और मोदी जी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजना हम लाभार्थियों के पास पहुंच रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आज से 10 वर्ष पहले जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल नहीं था तो क्या स्थिति थी कांग्रेस में और आज क्या स्थिति है। दमोह लोधी बाहुल्य सीट है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने लोधी उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवारों की पार्टी भले ही अलग अलग हो, लेकिन राहुल लोधी और तरवर लोधी अच्छे दोस्त हैं। 2018 में दोनों कांग्रेस से चुनाव जीतकर एक साथ विधानसभा पहुंचे। राहुल सिंह लोधी दमोह और सागर के बंडा से तरवर सिंह लोधी चुनाव जीते थे, लेकिन कमलनाथ सरकार गिरते ही तस्वीर बदल गई। राहुल सिंह लोधी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के हो गए। उपचुनाव में राहुल सिंह लोधी दमोह से फिर उम्मीदवार बने, लेकिन कांग्रेस के अजय टंडन ने उन्हें मात दी। 2023 विधानसभा चुनाव में राहुल सिंह लोधी पर पार्टी ने भरोसा नहीं जताया, जबकि कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को बंडा से
मैदान में उतारा। लेकिन किस्मत देखिए, एक दोस्त को टिकट नहीं मिली और दूसरे दोस्त यानी तरवर को टिकट तो मिली, पर वो चुनाव हार गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों दोस्तों के हाथ आई तो निराशा। लेकिन अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव में दमोह के दंगल में दमखम दिखाते ये दोस्त कह रहे हैं, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। दमोह में आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। छिंदवाड़ा इसमें एक है, राजगढ़ इसमें एक है, रतलाम और सागर ये ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी को कड़ी चुनौती देते नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासत के खिलाड़ी जंग के लिए मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन 4 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस प्रत्याशी कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। छिंदवाड़ा, राजगढ़, रतलाम और सागर ऐसी सीट है जहां कांग्रेस प्रत्याशी से बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि 6 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है और चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में गत दिनों विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें करीब 6 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से ज्यादा रही है। निश्चित से मान चलिए कि विधानसभा के चुनाव के रुझान से ही लगता था कि 6 लोकसभा तो ऐसे हैं ही, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज उस 6 से भी ज्यादा संख्या बढ़ने की संभावना इसलिए नजर आ रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कड़ी खुलती जा रही है, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की हो, चाहे जनता के साथ धोखा करने को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात रही हो, या कालेधन की बात रही हो, गैस सिलेंडर के दाम बात रही हो, महंगाई की बात रही हो, युवाओं के साथ बेरोजगारी की बात रही हो, इन सबसे जनता समझ रही है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, ये सिर्फ घोषणाबाजी की माहिर है और घोषणाबाजी से आम जनता उकता चुकी है। छिंदवाड़ा इकलौती ऐसी सीट रही जहां बीजेपी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस के नकुलनाथ गढ़ बचाने में कामयाब रहे थे। नकुलनाथ एक बार फिर छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में है और बीजेपी कांग्रेस के गढ़ पर कब्जे की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। छिंदवाड़ा से 9 बार कमलनाथ सांसद रहे और इसे कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस किसी सीट पर चुनौती नहीं दे रही। बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर कब्जे का दावा किया है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी क्षेत्र पर कोई संघर्ष नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जनता का भारी आशीर्वाद मिल रहा है, मिशन 400 पार में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें 5 लाख से अधिक अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और जहां राजगढ़, सागर जैसी सीटों की बात होती है, दिग्विजय सिंह जहां भोपाल में 4 लाख से हार गए थे, 20 साल से कोई चुनाव नहीं जीते। वहीं अगर राजगढ़ सीट की बात करें तो यहां से दिग्विजय सिंह के मुकाबले बीजेपी ने रोडमल नागर को मैदान में उतारा है। राजगढ़ दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है। 2 बार वो यहां से सांसद रहे, जबकि उनके भाई लक्ष्मण सिंह 5 बार सांसद रहे। 33 साल बाद राजगढ़ से दिग्विजय सिंह ताल ठोक रहे हैं। वहीं रतलाम से कांतिलाल भूरिया और बीजेपी की अनीता नागर चौहान के बीच मुकाबला होना है। इस सीट से कांतिलाल भूरिया 5 बार सांसद रहे हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भूरिया को हार का सामना करना पड़ा। अब बात करें सागर लोकसभा सीट की तो यहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस ने यहाँ से गुड्डू राजा बुंदेला को मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने लता वानखेड़े पर दांव खेला है। गुड्डू राजा 6 महीने पहले बीएसपी से कांग्रेस में आए थे। गुड्डू राजा के पिता सुजान सिंह बुंदेला भी कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। बुंदेलखंड में बुंदेला परिवार का दबदबा माना जाता है और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को यहाँ कड़ी चुनौती मिलेगी। वहीं लता वानखेड़े 3 बार सरपंच का चुनाव जीत चुकी हैं। बीजेपी में संगठन में कई अहम पदों पर रह चुकी हैं। ऐसे में यहाँ मुकाबला रोचक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही हैं। कद्दावर नेताओं के साथ साथ समर्थक भी पार्टी से किनारा कर रहे हैं। ऐसे में नई टीम का अब तक गठन नहीं हो पाया। कांग्रेस ने संगठन में बड़े बदलाव के दावे जरूर किए, लेकिन दलबदल की वजह से नई नियुक्ति पर पार्टी असमंजस में है।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी आलाकमान ने संगठन में बड़ा बदलाव किया। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को एमपी कांग्रेस की कमान सौंपी गई। साथ ही जितेंद्र सिंह को प्रदेश प्रभारी बनाया गया। दोनों ने कई दावे किए, संगठन में बदलाव की बात कही गई, लेकिन नई टीम बनाने का दावा हवाई अब तक साबित हुआ। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पार्टी ने बदलाव क्यों नहीं किए। जानकारों की माने तो बड़े पैमाने पर कांग्रेस से बीजेपी में दल बदल हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने पार्टी छोड़ दी। कई विधायकों ने और पूर्व विधायकों ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया। इस बदलाव से बगावत की आशंका जताई जा रही है। जनाधार जमीन से जुड़े नेताओं की तलाश भी हो रही है। इसके साथ ही पार्टी संविधान के आधार पर पद देने को भी तैयार है। हालांकि इससे पहले लोगों को संतुष्ट करने के लिए पार्टी ने कई लोगों को पद दे दिए थे। संगठन में बदलाव न होने को लेकर कांग्रेस बचाव की मुद्दे है। कांग्रेस का तर्क है कि पार्टी की अलग अलग विंग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और समय पर जो भी बदलाव किए जाने हैं वो जरूर होंगे। कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने के आरोप भी लगाए हैं। देखिए, जहां तक लोकसभा चुनाव प्रचार की तैयारियों की बात है तो आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियां बड़ी मजबूती से एवं सुचारू रूप से चल रही हैं। हमारे पूरे मोर्चा संगठन जैसे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, मीडिया विभाग सभी अच्छे से मजबूती से काम कर रहे हैं। चुनाव तैयारियों को लेकर प्रभारी भी बना दिए गए हैं और भाजपा को सिर्फ ऐसा इसलिए लगता है कि उनकी तैयारी ज्यादा तेज है क्योंकि भाजपा सत्ता में होकर भी कभी जनहित की बात नहीं करती, कभी अपने चुनावी वादों की बात नहीं करती। वो सिर्फ एक घोषणा मशीन एवं चुनाव लड़ने की मशीन मात्र बनकर रह गई। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले पीसीसी का गठन न होने को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। कांग्रेस अध्यक्ष पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस को हार स्वीकार कर लेना चाहिए। साथ ही जीतू पटवारी को इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया कितना टीम को समतल करोगे? नई इमारत खड़ा करने के लिए समतल करना जरूरी है कह रहे थे और पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों को खड़ा करना चाह रहे थे। अब तो आप पुराने क्या, आपके साथ ही आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं। सिटिंग एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी में हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे, आप समतल करने में लगे हो। आखिर कितना समतल करोगे भैया? अपनी टीम तो घोषित कर देते। आज भी आप अपनी टीम घोषित नहीं कर पा रहे और चुनाव जीतने की डींगे हाँक रहे हैं। ना टिकट घोषित हो रहे हैं, ना अपनी टीम बना पा रहे हैं। किस दम से चुनाव लड़ेंगे? ये चुनाव की हार स्वीकार करिए और पीसीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दीजिए। एमपी में विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। अगर तैयारियों की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा बेहतर दिखती है। ऐसे में संगठन में बदलाव न करना कांग्रेस की भले रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन ये एमपी कांग्रेस की मजबूरी भी हो सकती है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर मेरठ से पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद प्रचार का एक तरह से शंखनाद किया और भ्रष्टाचारियों को कड़ी चेतावनी भी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जरूर होगा, भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो एक्शन तो होगा। देश को लूटने वालों से लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। और मेरठ की रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला किया। कांग्रेस ने देश का एक अंग काट लिया। कांग्रेस की गलती की सजा देश भुगत रहा है। ये धरती धनसिंह कोतवाल जैसे
शूरवीर की धरती है। शौर्य की इस धरती से आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि कैसे कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। इधर सिवनी में कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम। कांग्रेस की तुलना उन्होंने शिशुपाल से की और यह कहा कि जनता सुदर्शन चक्र चलाकर जवाब देगी, कांग्रेस कट कर मरेगी। सिवनी के घनसौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। कांग्रेस का जो स्वभाव है, कांग्रेस के प्रत्याशी छिंदवाड़ा वाले वो कह रहे हैं ये गद्दार है, बिका हुए है। अरे इनके पास गालियों के अलावा बचता क्या है? दे दे गाली जितना देना है। भगवान कृष्ण के काल से हमने शिशुपाल की गाली का उदाहरण दिया था। एक नहीं, दो नहीं, 100 गाली 100। और उसके बाद जो सुदर्शन चक्र चला कि पता ही नहीं चला। ये जनता भी ऐसे गाली देने वालों के लिए सुदर्शन चक्र चलाएगी। बोला चलाएगी कि नहीं चलाएगी? आगर मालवा में दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के नेता ने कहा कि वीवीपैट में सॉफ्टवेयर इस तरह का है कि दिखता कुछ और है, छपता कुछ और है। दिग्विजय सिंह ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। बीजेपी पर भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करने के आरोप लगाए। लड़ाई ईवीएम के खिलाफ शुरू से रही है और मैं इस बात को कहता हूं कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकता है, इसलिए मैं उसके खिलाफ शुरू से खिलाफ हूं। 2003 से मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि हम बटन दबाते पता ही नहीं पड़ता हमारा वोट कहां गया। ये मेरा अधिकार है कि मेरा वोट कहां जाए, किसे पड़े और उसकी गिनती होना चाहिए। अब वीवीपैट भी आ जाने से हमको 7 सेकंड के लिए दिखता है, लेकिन अब ये सॉफ्टवेयर इस प्रकार का आ गया है कि दिखता कुछ है, छपता कुछ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। Headlines presented